गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड सर। आज हम शुरू कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है या कौन कौन सी चीजें हमारी बेसिक है, मैं आपको बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव तो नहीं है ना कि सारी थ्योरी आएगी और आपको सही लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जो मेन बातें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो अपने को याद होने चाहिए। तो आप सभी टॉपिक्स को इस तरीके से ही करेंगे कि जो उनकी मेन बातें हैं, जो मेन फॉर्मूलाज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं या फैक्ट हैं, वो सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हम वर्ड को ब्रेक करते हैं। फोटो वर्ड हमारे पास आया फोटोन से, जो हम कंसीडर कर रहे हैं लाइट के लिए, ठीक है। और हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइट्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा इफेक्ट आएगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, सही है। अब इसमें करना क्या होता है, देखो अपने को एक मेटल का सरफेस लेना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो फिर वो मोशन में होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो कुल मिला के वही हो गया ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने क्या करना है, एक मेटल सरफेस लेना है, उस मेटल सरफेस पे हमने लाइट को इंसिडेंट करवाना है, मतलब लाइट फॉल करवानी है। जब हम हमारे मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करवाते हैं, तो लाइट फॉल करवाने के बाद हमारे जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं अपने सरफेस से, ठीक है। इस छोटे से इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी मिस कर गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने अपने मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल करवाया, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट आप फॉल करवा दोगे और मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। हर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए हमें सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी होती है, जो हम हमारे मेटल पे फॉल करवाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट जो लेंगे वो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू की लेके चलेंगे, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं इस सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ज्यादा ये वाली यूज करूंगा तो हो जाएगा ना। मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। आप मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हो, वो चीज 200 रुपए की है, तो अगर आपकी पर्स में, आपके वॉलेट में 150 रुपए होंगे तो वो चीज आप नहीं ले सकते। 200 होंगे तो ले सकते हो, 1000 होंगे तो भी ले सकते हो, है ना। तो मिनिमम 200 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने मर्जी। तो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें फॉल करवानी होती है। उसके बाद जब वो स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसे फिर आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हो। सबसे पहली चीज आपको इसमें ये याद रखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल्स हम यूज करते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होनी चाहिए। मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज are used in photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कौन से वाली मेटल यूज करते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे मेरा मतलब है जनरली s ब्लॉक वाली मेटल्स, s ब्लॉक वाली जो मेटल्स होती हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, उनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन फटाफट यूज करवा सकते हैं, तो ऐसी मेटल्स को आप यूज करती होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है। फिर मैंने बोला कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते हो तो आपको सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो फॉल करवानी पड़ेगी। मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो सके। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर देता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject electron from surface of the metal is called threshold frequency।
जिसको मैं डिनोट करूंगा म्यू नॉट से। ठीक है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, मिनिमम इतनी। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास हमारा केस है। मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं, ये मिट गया था। तो हमें किस फ्रीक्वेंसी की मिनिमम लाइट डालनी पड़ेगी? म्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मेटल यूज कर रहा हूँ सोडियम, फिर मैंने सोडियम मेटल को चेंज कर लिया, मैंने नई मेटल रखी, फिर मैंने रख दिया पोटेशियम, फिर मैंने रख दिया रुबिडियम, फिर मैंने रख दिया सीजियम और फिर मैंने रख दिया फ्रेंशियम। क्या किया मैंने? मैं एस ब्लॉक की मेटल्स को यूज कर रहा हूँ और हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड हो जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टिपिकल है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। सबसे इजी इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें होगा? फ्रेंशियम में, पर वो रेडियो एक्टिव है तो आंसर मत देना कभी भी। हम आंसर देते होते हैं सीजियम। सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो यहाँ पे आपको सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब सभी मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं आ रही। जिस मेटल के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा आएगी, और इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच, या हुज कर लो, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर या टाइप ऑफ मेटल। सर नेचर में सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात ही कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपने को। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मेटल पे। हर मेटल के लिए सेम नहीं आएगी, सही है ना? आप किसी भी अलग मतलब कपड़े लेने जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर शोरूम पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का रेट मिल जाएगा, अलग अलग शोरूम्स पे अलग अलग रेट होगा, है ना? अलग अलग टाइप के कपड़ों का। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो हमारी मेटल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की मेटल के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। अब यहाँ पे ना दो मतलब वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड तो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, दूसरा वर्ड हमारा यूज होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन। इसको हम W नॉट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग या एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये वर्क फंक्शन जो है ये हमारी टोटल एनर्जी होती है उस पर्टिकुलर लाइट की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। समझ में आ गया होगा? तो यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर मैंने निकालनी हो तो क्या है ये वैल्यू? फोटोन की एनर्जी आप कैसे निकालते हो? h म्यू। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी? h म्यू। बस म्यू की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की एनर्जी है। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया जो कि हमारा रिलेटेड था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी से रिलेटेड। तो जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी से आप क्या समझते हो? उसकी रोशनी, मतलब उसकी ब्राइटनेस कितनी है। कई लाइट्स क्या होती हैं? ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं पर रोशनी ज्यादा नहीं देंगी, लेकिन कई लाइट्स ऐसी होती हैं जो कम एनर्जी कंज्यूम करती है लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस देती है। तो एक बात प्लीज याद रखना, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड नहीं है, दोनों का अलग अलग केस है। ऐसी लाइट हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो पर इंटेंसिटी ज्यादा हो, और ऐसी लाइट भी हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो लेकिन इंटेंसिटी कम हो। हम किसी भी लाइट की ब्राइटनेस खुद कंट्रोल करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी क्या बताती है? इंटेंसिटी हमें बताती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड।
ये कोई नए टाइप के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लाइट की हेल्प से हम बाहर निकाल रहे थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल करवाने पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कौन बताएगा, इंटेंसिटी बताएगी। उस पर्टिकुलर लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इजेक्ट होंगे। अगर आप लाइट यूज कर रहे हो लो इंटेंसिटी वाली, तो वहां पे लेसर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और अगर आप लाइट यूज कर रहे हो हाई इंटेंसिटी वाली, तो वहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे। तो इंटेंसिटी जो है वो बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने या कितने नहीं होने। देखो ऐसा है, अकेली इंटेंसिटी से कुछ नहीं होगा, आपको पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी लाइट जो है वो फॉल करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप देखते हो कि लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद अगला फैक्टर आप क्या देख रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास हमारी दो अलग अलग बातें हैं। ये पहले प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो कम इजेक्ट होंगे या ज्यादा इजेक्ट होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो कैसे समझाऊंगा, देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में डायरेक्ट आती है पेपर में। ग्राफ जितने भी बना रहा हूं, बातें याद ना रहे कोई बात नहीं, जो थ्योरी है नहीं याद रही कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से सब कुछ समझ जाओगे। तो ग्राफ याद होना जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, एक्स एक्सिस पे मैं लेके चल रहा हूं फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे लेके चल रहा हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज करो ये जीरो वैल्यू है, सपोज करो, क्योंकि मैं ओरिजिन के साथ लाइन को मिक्स करना चाहता, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैंने इतनी बढ़ाई इतनी बढ़ाई इतनी बढ़ाई, अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे। ये कौन सी वैल्यू आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कम इजेक्ट होंगे या ज्यादा इजेक्ट होंगे, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जब मैं लो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इतने, और जब मैं हाई इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इतने। तो ज्यादा कब हो रहे हैं जब इंटेंसिटी ज्यादा है, और कम इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होंगे जब इंटेंसिटी कम है। तो ये हमें बताता है हमारा इंटेंसिटी वाला रिलेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। इसको ड्रॉ करो, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट है। सही आ गया समझ में? तो ये हमारे पास हमारा इंटेंसिटी वाला केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। इंटेंसिटी को हम फ्रीक्वेंसी के साथ कंफ्यूज नहीं करते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना, फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे या कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो कौन डिसाइड करता है। इंटेंसिटी क्या चीज होती है, इंटेंसिटी होती है मेजर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब हम हमारी लाइट फॉल करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट में कितने फोटॉन्स जो है वो मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रही हैं। जितने फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो ज्यादा फोटॉन कब स्ट्राइक करेंगे जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और कम फोटॉन्स कब स्ट्राइक करेंगे जब इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? अब आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पे। देखो मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं वैसे ही बोल रहा हूं, सुन लो एक बार। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं 400 हर्ट्ज की। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, 400 चाहिए। समझ में आ गया होगा? लेकिन मेरे पास एनर्जी 800 है, चाहिए 400, मेरे पास कितनी है, 800 है। तो अब क्या होगा, 800 में से 400 एनर्जी जो है वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जाएगी।
बाकी की जो एनर्जी बचेगी वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी, पुश करेगी। मतलब जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, हम उतनी ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास उसके अलावा एक्सेस एनर्जी प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसमें लिखोगे इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड then electron may use excess energy for movement, that is it is converted into काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी के लिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। समझ में नहीं आया सर, ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली अच्छा रहेगा। और ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही दिया। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। क्यों? क्योंकि अभी मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा ही नहीं। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचूंगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसके बाद बाकी की चीजें देखूंगा जो भी होंगी। समझ में आ गया होगा? अब ध्यान से देखना। तो मैं जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ही नहीं। जाते जाते मैं इस वैल्यू पे पहुंच गया। अब इस वैल्यू पे मेरे पास क्या आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं थ्रेशोल्ड से आगे चलूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इजेक्ट हो ही गया ना। अब जो मैं आगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ वो किससे कन्वर्ट हो रही है, तो ये ग्राफ बनेगा। देखना सही बनाया क्या? यस। ये मतलब यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं है, उससे मुड़ गया, स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ है। अब सपोज करो मैंने मेरी मेटल पे ई एनर्जी वाला फोटोन जो है वो फॉल करवाया। मेरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, ई। सपोज करो तो इस ई की वैल्यू क्या आएगी, एच म्यू। जो फोटोन मैंने फॉल करवाया उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू। प्लैंक्स का लॉ है ये, प्लैंक रेडिएशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते होते हैं। एनर्जी जो होती है, लाइट जो होती है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव या स्प्रेड नहीं होती, वे मतलब ट्रांसमिट नहीं होती, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, जिसे आप क्वांटा बोलते हो, है ना, या फोटोन बोल देते हो। तो यही चीज है। तो कितने एनर्जी वाला फोटोन मैंने फॉल करवाया, एच म्यू वाला। जो फोटोन मैं फॉल करवा रहा हूं ना, एच म्यू वाला, उसमें कुछ एनर्जी तो यूज होगी वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, और बाकी की जो एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन, जो उसने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। वर्डिंग में कैसे बोलोगे इसको, जो भी टोटल एनर्जी हम देते हैं वो दो पार्ट्स में यूज होती है। टोटल एनर्जी इज यूज्ड इन टू पार्ट्स, एक तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नीचे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, ऊपर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। सही है। अब यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, है ना, एच कॉमन आ गया, तो म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड की हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए। काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम स्क्वायर इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल भी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल भी है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है।
तो हमारे पास आ जाएगा h म्यू माइनस म्यू नॉट हाफ एन वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर लेते हैं। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और क्या निकाल सकते हो, वी। एम निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? कांस्टेंट याद रखना 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। सर ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन उसी की बात कर रहे हैं, उसी को काइनेटिक एनर्जी दी है ना अपन ने। तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट था। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद इंटेंसिटी। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से रिलेट करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ? मैं एक लाइट यूज कर रहा हूं विद इंटेंसिटी I1 और फिर मैं लाइट यूज कर रहा हूं विद इंटेंसिटी I2 सच दैट I2 इज ग्रेटर देन I1। मतलब पहले लाइट यूज कर रहा हूं लो इंटेंसिटी की, फिर मैं लाइट यूज कर रहा हूं हाई इंटेंसिटी की। ठीक है, मेटल भी सेम है। मेटल सपोज करो मैंने सोडियम मेटल ले ली थी, ये लाइट मैंने फॉल करवा दी, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या दूसरे वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में। अच्छा जी, और कुछ किसी को कुछ और लग रहा हो? सेकंड वाले में। अच्छा, इसमें एक अपने को मतलब बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिलता है कि अगर ऑप्शन दिए हो तो जरूरी नहीं है भी आंसर देना ही है, आंसर नहीं देंगे। मैं आपको एक सिंपल सा रीजन देता हूँ। क्या बोला था मैंने? लाइट में जो इंटेंसिटी वाला फैक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। काइनेटिक एनर्जी हम कौन सी लेके चल रहे थे? जो हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज हो जाती थी, उसके बाद जो पार्ट बचता था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता था। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। जो चीजें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती हैं वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होगी। अब बल्ब चाहे 10 वाट का है, बल्ब चाहे 100 वाट का, मतलब कम इंटेंसिटी वाला या ज्यादा इंटेंसिटी वाला, इंटेंसिटी ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव थोड़ी करवाना होता है। मूव कौन करवाती है? हमारी एक्सेस फ्रीक्वेंसी करवाती है। सर यहाँ पे निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मैं वैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे निकलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने वर्ड के यूज किया निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने आता नहीं, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यहाँ पे ज्यादा। मूवमेंट किसने करवानी थी? एक्सेस फ्रीक्वेंसी ने, वो चेंज नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, इंटेंसिटी चेंज हुई है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप एक लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते हो, जरूरी थोड़ी उससे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी। और अगर एनर्जी चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। बोलो बोलो। कि लो इंटेंसिटी होगी तो 10 इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन्स निकले और इधर 100 एज एग्जांपल निकले, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही होगी जितनी 100 वाले के पास होगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ही होगी, उस रीजन से मैंने बोला। नहीं 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 नहीं, आप क्या कर रहे हो? टोटल काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हो, बांटने वाला काम नहीं है। हमने जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी वो किसके लिए कैलकुलेट की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जीज होंगी, अपनी अपनी। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जीज होंगी। आप मुझे ये बताओ, अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जीज है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 200, तो जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी 200 से 300 हो जाएगी क्या? नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो ना आप, तो हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया, उसकी अपनी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी की? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई या कम होगी, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा था। मैंने तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला था कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई या नहीं। मैंने सिस्टम की नहीं बोला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं।
तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, आप कितनी मर्जी इंटेंसिटी चेंज कर लो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे वो मैंने मान लिया, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है अप्लाइड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी होती है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करते। तो आप कितनी मर्जी इंटेंसिटी चेंज करो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये भी समझ में नहीं आया, ग्राफ बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा, ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिटी चेंज हो गई 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। काइनेटिक एनर्जी हीट है, ये अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वैल्यू पहले भी 0 थी, आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ, अपनी वैल्यू तब भी उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जितनी है उतनी रहेगी। चेंज कब हो रही थी? जब फ्रीक्वेंसी आ रही थी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ। एक बात याद रखना, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए साथ में। इंटेंसिटी को इस तरीके से चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी फिर तो काइनेटिक एनर्जी पक्का चेंज होगी, वो आपने देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होती है काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। सही बोला मैंने क्या? ऐसे ही होता है, देख लेते हैं, मुझे पता नहीं। फ्रीक्वेंसी एक बार है 800, एक बार है 1000, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स है 150। तो यहाँ पे 800 में से 150 यूज होगी, कितनी बची? 650। यहाँ पे 1000 में से 150 यूज होगी, कितनी बची? तो इतनी एनर्जी मिलेगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। इतनी एनर्जी मिलेगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिस्ट्रीब्यूट होती सिंगल इलेक्ट्रॉन की है, एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी इतनी, सब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। आप एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए 850 850 देंगे, अगर 10 निकालेंगे ना पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी फालतू मिलेगी। हाँ जी, समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, खत्म हो गया। क्या चीज जरूरी है इसमें? ये 3-4 ग्राफ जरूरी है जो मैंने आपको बनवाए हैं, और जो आइंस्टाइन वाला रिलेशन बताया वो जरूरी है। क्वेश्चन लिख लो फटाफट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, एक सेकंड रुकना, क्या लिखा है मैंने? काइनेटिक एनर्जी आएगा। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लो, इन किलोजूल पर मोल, इन किलोजूल पर मोल, इफ रेडिएशंस ऑफ 450 नैनोमीटर क्या बोला मैंने अभी? 450 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन सोडियम एटम with work function of 3.68 into 10 raised to power minus 19 joule. 3.68 into 10 raised to power minus 19 joule. हाँ जी, देखो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है ना तो प्लीज क्वेश्चन को 1 मिनट दिया करो। वैसे देखो दिक्कत नहीं आएगी आपको ज्यादा, क्योंकि 4 ऑप्शन भी दिए होंगे, पर फिर भी आप एक बार न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करो, समझिएगा वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, उसने पहले बोल दिया भी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लो। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा ये होता है, सही है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हाफ एमस्फीयर भी हो सकता है, पर अगर हाफ एमस्फीयर लगाना होता फिर आप फोटो इलेक्ट्रिक क्यों पढ़ते, वो तो अपने को बिना उसके भी पता ही था। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब अपने को चाहिए क्या क्या, एक तो अपने को चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, और एक अपने को चाहिए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वर्क फंक्शन? 3.68 into 10 raised to power minus 19 जूल।
अब देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मैं आपको बारी बारी बोला था, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे बोलते हैं वर्क फंक्शन है, ये सब न्यू नॉट है। वर्क फंक्शन है तो आपको इसकी वैल्यू दे दी एच न्यू नॉट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितना नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, यानी कि 450 into 10⁻⁹ मीटर। ये गलती करते हैं बच्चे, यूनिट्स को एसआई में कन्वर्ट नहीं करते, सेम यूनिट्स में रखना पड़ेगा। अब न्यू पता है अपने को, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ध्यान देना प्लीज एक बार, मीटर जूल जूल, उसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी निकालो किलो जूल में, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, जूल में आएगा, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, यहां से टोटल एनर्जी सॉल्व हो जाएगी, ये अपने को वर्क फंक्शन पता ही है, दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल्स में। अगर आप ये वाली वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर किसमें आएगा, जूल में। जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 जूल में 1000 किलो जूल होते हैं, मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 1/1000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई। अभी ये देखो, ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, भी बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड। हम इसको बोलते होते हैं यूनिट कन्वर्जन मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन मेथड। ये चीज है अपने पास, नहीं ये तो नहीं है, ये है अपने पास, ठीक है। आपको कौन से यूनिट दिए हुए हैं, मेथड का नाम क्या बताया मैंने, यूनिट कन्वर्जन मेथड। तो आपने क्या करना है, जो आपको यूनिट दी होती है उसको 1 बना लो। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही हो जाएगा ना आपके अकॉर्डिंग, तो बस हो गया। अगर आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, यूनिट कन्वर्जन होती है। एक तो बात तो ऐसे करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना प्लीज, आंसर लिख लो 4.98 into 10⁻⁻20 जूल्स। जूल्स मैं बता रहा हूं ना, जूल्स, ठीक है ना। तो पहले जूल्स में आंसर निकालना, ये आएगा, और बाद में उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, फिर छोड़ दो इसको एक बार, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी बोहर पोस्टुलेट्स एंड एटॉमिक मॉडल। बोहर्स पोस्टुलेट एंड एटॉमिक मॉडल। तो बच्चे और भी बहुत कुछ है वैसे अपने पास, थॉमसन भी है ना, जे थॉमसन। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसमें तो कोई मॉडल था ही नहीं, वो तो थ्योरी थी। डाल्टन वाली फेल हुई, फिर जे थॉमसन पे आए, फेल हुआ, रदरफोर्ड पे आए, फेल हुआ, बोहर पे आए, फेल हुआ। क्यों, अगर ये पास हो जाता फिर अपने को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़नी ना पड़ती। तो बोहर की थ्योरी वाज द बेस्ट थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो बोहर की थ्योरी है वो किस पे अप्लाई होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स पे। हाइड्रोजन जैसे कौन से पार्टिकल हैं, अभी बात करते हैं। तो पहली चीज क्या लिखोगे, कैन बी अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। मैं बात कर रहा हूं बोहर एटॉमिक मॉडल की। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ये होगा, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो एक्चुअल में जब वो बोलते हैं ना हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, तब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा होता है, ऐसे सिस्टम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। तो हीलियम पॉजिटिव में आ सकता है,
लिथियम 2 पॉजिटिव में आ सकता है और बेरिलियम 3 पॉजिटिव में। जनरली ये कंसीडर करते हैं। अच्छा, जनरली ये कंसीडर करते हैं। बेरिलियम भी बहुत रेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने कोई हलवा नहीं है कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम है। इनमें से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इजीली करवा देते हैं। इजी से मेरा मतलब है इससे कंपैरिजन है इजी, वैसे कोई इजी नहीं है। तो इन पे अप्लाई होती है बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर आप इनको छोड़ दो, इनको एक बार छोड़ दो, तो अपने पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? इनमें नेचुरल भी आ गए, सिंथेटिक भी आ गए और प्रेडिक्टेड भी आ गए। जो प्रेडिक्ट किए हुए हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है ना? तो 118 में से हाइड्रोजन निकाल तो कितने बच गए? इन पे बोहर की थ्योरी अप्लाई नहीं होती, समझ रहे हो? तो बोहर ने क्या दिमाग लगाया? बोहर ने अगर ऐसा बोलेगा कि 117 पे अप्लाई नहीं होती, एक पे अप्लाई होती है, तो वो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा ना, तूने क्या काम किया, इससे बड़े तो नहीं करता। बोहर ने दिमाग लगाया। बोहर ने बोला कि 2 टाइप्स के एटम्स होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। मेरी किस पे अप्लाई होती है? एक टाइप में अप्लाई होती है, एक पे नहीं होती। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, सही है ना? इसमें थोड़ा सा सही लगता है, चलो हाथों पे तो हो रही है अप्लाई, पर ये नहीं पता हाथों में एक ही आ रहा है, 117 तो आ ही नहीं रही। तो सबसे पहली चीज। उसके बाद आते हैं हमारे पास हमारा दूसरा पॉइंट। ये बातें आपने सुनी हुई हैं, तो मतलब इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। जो मेन बातें हैं ना, बस वही बता रहा हूँ आपको अभी मैं, ठीक है? जो इसकी मेन बातें हैं। तो बोहर ने क्या बोला था? बोहर ने बोला था कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप हम उनकी कंसीडर कर सकते हैं। उनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये हमारे पास दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in particular orbits whose energies are quantized। ये थोड़ा सा जरूरी है। जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जीज जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, और फिक्स होने से मेरा मतलब है कि उनकी जो एनर्जीज हैं वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है? उस कॉपी में देख सकते हो, सारा दिमाग केमिस्ट्री में लगा लिया ना। तो यानी कि जो अपनी ऑर्बिट्स है ना उनकी एनर्जीज फिक्स होती हैं, आप उनकी एनर्जीज को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भी कभी ऑर्बिट कम एनर्जी वाला ले लिया, कभी ज्यादा एनर्जी वाला ले लिया, तो ये वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है? इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो एनर्जीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। एनर्जीज तो फिक्स है ही, जो आपके ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो इसके लिए फिर आप बोहर का पोस्टुलेट देते हो एंगुलर मोमेंटम का क्या? mvr/nh/2π। अब इसमें ये सुन लो एक बार, mv क्या होता है? मोमेंटम। जब आप उसका सर्कुलर मोशन कंसीडर करोगे आपको रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है h कट, ये ध्यान रखना। h कट का वैल्यू क्या होगा? तो ये याद रखना, मतलब ऑप्शन देने हैं ना उसने, तो ऑप्शन में उसने h कट लिख दिया, सबने तो बताया कि h कट क्या होता है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो बोहर का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अगर आप हरियाणा के पेपर दोगे ना यूनिवर्सिटीज के, तो फिर आपको लगेगा सर ने ज्यादा करवा दिया, लेकिन अगर आप मतलब इतनी जरूरत नहीं थी, अगर आप सब बेसिक बताते तो भी हमारा काम चल जाता। लेकिन अगर आप डीयू वगैरह का दोगे, डीयू पीयू का, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए सही रहेगा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। एंट्रेंस ही है ना, अभी एमएससी थोड़ी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमारे ऑर्बिट्स का क्वांटाइज्ड होता है। एनर्जीज भी क्या होती हैं? क्वांटाइज्ड होती हैं, फिक्स होती है। ये नहीं है कि आज हाइड्रोजन का मन कर रहा है तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी 200, अगले दिन 250, ऐसा नहीं है। जो है उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऑर्बिट्स की एनर्जी चेंज होती है विद इंक्रीज इन द क्वांटम नंबर, मतलब पहले शेल की डिफरेंट आएगी, दूसरे शेल की उससे ज्यादा आएगी और डिफरेंट आएगी, क्योंकि ज्यादा आ रही है तो डिफरेंट तो अपने आप ही हो गई।
फिर तीसरे वाले की उससे ज्यादा, फिर उससे अगले वाले की उससे ज्यादा। यानी कि जो एनर्जीज होती हैं ऑर्बिट की वो हमारी वेरी करती हैं E1 से E2 से E3 एंड सो ऑन। पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उसके बाद दूसरे शेल की, फिर तीसरे शेल की, इस तरीके से काम हमारा चलता रहेगा। सबसे स्टेबल शेल कौन सा हुआ इनमें से? फिर 1 2 3 में से सबसे स्टेबल शेल कौन सा है? हाँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शेल स्टेबल है। ऐसा कौन पूछता है कौन सा शेल स्टेबल है? ये पूछती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से स्टेबल होंगे? जो स्टेबल ऑर्बिट में रहते होंगे। तो ये भी याद रखना है, थर्ड पॉइंट आ गया। जैसे हमारे ऑर्बिट्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स which are present in quantized orbits also have fixed value of energies. जो हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना हमारे ऑर्बिट्स में, क्योंकि ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रह रहे होंगे उनकी एनर्जीज भी क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। आप खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होती, फिर वो अपने शेल ना चेंज करते रहते भी। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो कहता मैं तो जा रहा हूँ, पहला शेल छोड़ के तीसरे में जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी अब ज्यादा हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपने आप शेल चेंज नहीं करते, हम करवाते हैं। हम कैसे करवाते हैं? उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी डोनेट करके। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, ना तो वो अपनी एनर्जी कम कर सकता है और ना ही ज्यादा। कम करता तो अंदर वाले शेल्स में जा सकता था, और अगर ज्यादा करता तो बाहर वाले में। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ऐसी कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी एक्साइटेशन शो नहीं करेंगे, हमें ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा केस था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उनकी वैल्यू भी फिक्स होती है। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिट्स की भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की भी करेंगे एनर्जी कैलकुलेट। ये कौन से वाला? ये वाला ऑर्बिट्स के लिए। ऑर्बिट्स के लिए जो आप रेडियस लेकर चलोगे, इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा रेडियस है? ऑर्बिट्स का ही ना रेडियस। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जीज भी क्या होती हैं? क्वांटाइज्ड होती हैं। अब बोलना एक बार, पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी या दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की? दूसरे वालों की, क्योंकि दूसरे वाले ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हमें कुछ बातें बताई थी बोहर ने। और हमें बोहर ने क्या बताया था? बोहर ने बोला कि हम एक न्यूट्रल एटम ले लेते हैं, उस न्यूट्रल एटम के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात ही कर लेता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन पे इसकी बातें सच है, बाकी किसी की तो है नहीं। तो आप हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में। तो जो हमारा न्यूट्रल एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट जिस शेल में प्रेजेंट होता है उस शेल को आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। फिर मैं इसको एनर्जी दूंगा, एनर्जी देके मैं इसको हायर लेवल्स पे पहुंचा सकता हूं। डिपेंड करता है मैं एनर्जी कितनी दे रहा हूं, सही है ना? तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी डोनेट करके इसको हायर शेल्स पे ले जा सकते हो। जिस भी हायर शेल पे आप लेके जा रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो 1 से 2 गया तो सेकंड होगी एक्साइटेड, 1 से 3 गया तो 3 हो गई एक्साइटेड। अब जब आप इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देते हो आप इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो कोई भी रेडिएशन हो सकती है, जरूरी नहीं है विजिबल ही हो, कोई भी रेडिएशंस हो सकती हैं। अगर मैं हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूं तो कौन सी रेडिएशंस है? कल बताया था IR। माइक्रोवेव में वाइब्रेशन होती है, फिर हीट जनरेट होती है। IR में सीधा हीट जनरेट होती है, हीट का एब्जॉर्प्शन या हीट का एमिशन। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी देके हमारे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे हैं।
तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी मैंने दी होगी, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट या ग्राउंड स्टेट, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, एच म्यू के इक्वल आना चाहिए। मुझे फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं, मुझे तो वेवलेंथ पता है, ये बताया था ना कल, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो दोनों से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। ये हमारे बोहर के कुछ एक पोस्टुलेट थे जो आपको पता होने चाहिए। आप पोस्टुलेट तो पता होने ही चाहिए, उसके अलावा हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये वाला जो पार्ट बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालोगे एप्लीकेशंस ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स। तो हमारी क्या हेडिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स। पहली एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी का भी निकालना हो तो nth ऑर्बिट। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे आपको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल, पर क्या हो रहा है कई बार दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी एक बार सुनो। अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो मैं डिनोट कर देता हूं rn से। हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी बातें किस पे अप्लाई हो रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे। तो ये मत बोलना कि सोडियम का निकल जाएगा इससे, हाइड्रोजन की वैल्यू सही आएगी और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए सही आएगी और किसी के लिए सही नहीं आएगी। तो आप कैसे निकालते हो, इसका आंसर आता है बच्चे 52.9 n² Z पिकोमीटर। आप ये जो कांस्टेंट ले रहे हो, ये कांस्टेंट किसकी टर्म्स में है, पिकोमीटर की, तो इसलिए जो आपका रेडियस निकलेगा वो भी किसमें निकलेगा, पहले शेल का निकाल रहे हो तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1, सेकंड का निकाल रहे हो तो Z को लिखा भी मैंने, ये एटॉमिक नंबर है। सर हाइड्रोजन का 1 होता है तो लगाने की क्या जरूरत है, अगर मैं लाइक पार्टिकल्स के लिए निकाल रहा हूँ फिर, अगर मैं हीलियम पॉजिटिव के लिए निकाल रहा हूँ फिर डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो ये है, अब इसमें ये कहां से आया, एक्चुअल में फॉर्मूला आप लिखते ऐसे हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है 52.9 पिकोमीटर। ये ए नॉट है क्या, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होता है वो फिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस तो फिक्स ही होगा, फिक्स डिस्टेंस पे, तो वो आप क्या लिखते हैं ए नॉट। अब मेन बात यहाँ पे ये है, इस ए नॉट की ना कुछ फॉर्मूला वाली वैल्यू आ रही थी, फॉर्मूला टाइप, लेकिन उस फॉर्मूला में सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज आ रही थी। तो अपन ने क्या किया, उन कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू पुट कर दी और उन पुट करके सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 52.9। तो आजकल पेपर में ये पूछ रहे हैं कि ए नॉट की वो फॉर्मूला वाली वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, वो अपने को नहीं पता, तो मैं आपको बस वो बता रहा हूँ। फॉर्मूला ये है, फाइनल आप कुल मिला के बात यहीं पे खत्म करेंगे, पर ये आया कहां से उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखोगे फटाफट, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की। तो ये लिख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप के बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रैकेट में लिख लो FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ऐसा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं, डेरिवेशन यानी ना पेपर में, ध्यान से सुन लो। हमारे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? नहीं अभी बता रहा हूं, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है जो आपने बोला, सेंट्रीफ्यूगल होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल कितना होगा? जितना हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। क्या करते होते थे आप? 1/4πε0। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? देखो ऐसा है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होता है। तो E आ गया, Z में क्यों लगा रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए तो E आ जाता, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होंगे तो 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो ये टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय, ये करते होगे। तो ये हमारे पास हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। E नॉट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, हाँ मतलब पता ही है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। सॉरी किसकी वैल्यू? 1/4 हाँ जी 9 × 10⁹ बस 5 मिनट लगेंगे जी, आप ऊपर वाला कर लो। उस पूरे वाले की हाँ होती है, लेकिन मुझे ये यूज करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, तो मैं देख रहा हूं अभी। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी पता है इंजीनियरिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv²/r। लाइन में क्या लिखवाया मैंने आपको? ऊपर लाइन लिखवाई है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। बैलेंस कर रहे हैं मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा होगा तभी बैलेंस हो रही होंगी। तो as these two forces are balanced, अगर ये दोनों फोर्सेस हमारे बैलेंस्ड हैं तो mv²/r is equal to 1/4πε0 ze²/r²। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक बार v² की वैल्यू निकाल लूंगा। v² की वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε0 ze²r/m। सही है, ये तो हट गया और ये m मल्टीप्लाई मतलब यहां पे आके डिवाइड हो गया। इक्वेशन नंबर 3। डेरिवेशन पे ध्यान मत देना, आप अपन क्या करेंगे, लास्ट में फॉर्मूला निकाल लेंगे। मैं आपको डेरिवेशन क्यों करवा रहा हूं आपको ये भी समझ में आ जाएगा। पेपर में तो आनी नहीं, पर दिक्कत क्या है, जो अपनी फाइनल टर्म आएगी ना उसमें 7-8 टर्म्स आ रही होती है, कभी स्क्वायर कभी क्यूब कभी क्या, बाई चांस भूल गए तो ये थोड़ी सी हेल्प कर सकती है आपको, ठीक है ना। इसलिए ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, क्या था बोहर का पोस्टुलेट? mvr is equal to nh/2π। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? nh/2πmr। अच्छा यहाँ पे v स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। सही है, ये v स्क्वायर इसके इक्वल है, यहाँ पे v स्क्वायर इसके इक्वल है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। दोनों को आपस में इक्वल पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को अपन इक्वल पुट कर दिया। n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 1/4πε0 ze²r into m। r स्क्वायर m स्क्वायर, यहां पे ये कट गया अपने पास। अपन को यहां पे क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा 4 से 4
पाई से स्क्वायर जो कट रहा है वो काट दिया एक बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर को ऊपर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, और इन सारी टर्म्स को यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक बार देख लो, आर डिवाइड में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देख लो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में जेड ई स्क्वायर। यहाँ पाई बच गया था, एन बच गया था, आर बच गया था, आप दोनों ऊपर ले गया, तो ये वैल्यू आ गई। सही है। अब फॉर nth ऑर्बिट इसको मैं लिख दूंगा आर एन, आर को क्या लिख दूंगा आर एन। आंसर आ गया बच्चे, बस आर को लिख दिया मैंने आर एन। अब एक बार देखो, फॉर्मूला में n की वैल्यू चेंज हो सकती है 1 2 3 पर कुछ भी, और z की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इनके अलावा किसी की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? h कांस्टेंट, e नॉट कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट। तो यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं इस तरीके से, e नॉट बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m पाई e स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया n स्क्वायर इंटू z। समझ रहे हो? तो बच्चे ये किसकी वैल्यू आ गई, कंपेयर करना पहले फॉर्मूला से, मतलब a नॉट की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज Rn is equal to a naught into n square by z, where a naught epsilon naught x square by n pi e square। अब पेपर में ये पूछ लिया a नॉट की वैल्यू बताओ, और 52.9 बताया ही नहीं हुआ था, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे निकलती है 52.9। समझ रहे हो? इससे कब निकलेगी? मैंने आपको पीछे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बताई? 8.85 to 10⁻⁻²। अब ध्यान से देख लो, यूनिट चेक करो एक बार। पहले वाले यूनिट कौन से थे? कूलम, कूलम, न्यूटन, फिर वहां देखो यूनिट्स किसमें है, जूल्स में है। तो यहाँ पे भी 12 नहीं आता, 12 की जगह क्या आएगा? ये पता मैंने क्यों कन्वर्ट किया पिकोमीटर में लाने के लिए, पिकोमीटर में ना आता। x की वैल्यू सबको पता है, n की पता है, पाई की पता है, e की पता है। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 52.9 पिकोमीटर। आया समझ में? ये था हमारा टॉपिक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए। क्या याद रखना है आपको? जो पहले पहले फॉर्मूला लिखवाया वो याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये याद होगा तो आप पुट करेंगे, साथ में x स्क्वायर z लगाएंगे, आर नॉट आ जाएगा। बाकी डेरिवेशन में कुछ भी याद नहीं करना। डेरिवेशन मैंने क्यों करवाई? अगर बाई चांस आप भूल जाओ, आपको याद वाला तरीका ना पता लगे, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अपने फॉर्मूले हैं जो मैंने डब्बे में बंद कर लिया, जो अपने को चाहिए हो जाएगा। बाकी की इसकी एप्लीकेशंस आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।